हेलो साथियों, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स टैली कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, टैली का सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या अकाउंट्स का कोई भी सॉफ्टवेयर करते हैं और उनको अकाउंट्स की नॉलेज थोड़ी कम है, या तो वो नॉन कॉमर्स है या फिर कॉमर्स पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स, कौन कौन से शब्द अकाउंटिंग में आते हैं, किस शब्द का क्या मीनिंग होता है, वो सब बताने की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखना। यदि आप टैली सीख रहे हो और आपको अकाउंट्स में समस्या आती है, टैली में सारा काम अकाउंट्स का होता है। जब तक हमें अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम टैली प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला अकाउंट्स का बेसिक जो उसका टर्म्स होती है वो आपको जानकारी में होना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द होता है अकाउंटिंग, जिसे हम कहते हैं लेखांकन। लेखांकन क्या होता है कि हम व्यावसायिक लेन देनों को जो लिखते हैं, व्यावसायिक लेन देनों को सिस्टमेटिक वे में लिखने की जो आर्ट है, जो कला है, वो हमारा लेखांकन कहलाता है। हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय के लेन देनों को लिखने की जो कला होगी वो हमारी कहलाएगी लेखांकन। अब जिस व्यक्ति को ये लेखांकन की कला आती है, जिस लेखांकन की कला को जानता है, वो हमारा कहलाएगा अकाउंटेंट, जिसे हम कहते हैं लेखाकार। कौन होगा? वो व्यक्ति जो लेखांकन की कला को जानता हो, जो लेखांकन की कला में निपुण हो। देखिए साथियों, आप कहीं भी काम करने जाते हो, डिमांड उस व्यक्ति की ज्यादा होगी जिसको लेखांकन का पूरा ज्ञान है। मान लीजिए आपने टैली तो सीख लिया, लेकिन आपको कॉमर्स की पूरी जानकारी नहीं है, आपको अकाउंट्स की पूरी जानकारी नहीं है, तो आपकी जो डिमांड होगी थोड़ी कम होगी। और यदि आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, अपने फील्ड का आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तो ही आपकी डिमांड ज्यादा होगी। तो हमें पहले तो ये जानना होगा कि हमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है अकाउंट्स में, लेखांकन में। लेखांकन की बेसिक टर्म्स आपको कम से कम तो आनी चाहिए। तो लेखाकार वही होगा जिसको लेखांकन का पूरा ज्ञान होगा। एक शब्द होता है हमारा अकाउंट, जिसे हम कहते हैं खाता। खाता क्या होता है? लेखांकन की बहियों में वो जगह जहां किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित लेन देनों को लिखा जाएगा, वो हमारा कहलाएगा खाता, अकाउंट्स। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे सामान लेने गए, आपने सामान ले लिया उधार और चलते चलते क्या कहा, खाते में लिख ले। अब खाता क्या हुआ कि उसने आपके नाम से एक पन्ना रिजर्व किया हुआ है, अपनी लेखांकन की बहियों के अंदर आपके नाम से एक पन्ना उसने रिजर्व किया हुआ है। आप जब भी कोई लेन देन करते हो, उधार सामान लेकर आओगे या पैसे जमा करा के आओगे, तो उसी पन्ने के अंदर लिखा जाएगा, वो हमारा कहलाएगा अकाउंट्स खाता। जब टैली के अंदर इसको हम करेंगे तो वहां पर इसको हम लेजर के नाम से जान देंगे। जब एंट्री हम टैली में करेंगे तो वहां पर हमारा कहलाएगा ये लेजर। इसके बाद एक शब्द इसमें आता है प्रोपराइटर, जिसे हम कहते हैं मालिक या स्वामी। प्रोपराइटर कौन होता है? वह व्यक्ति जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, जिसने व्यवसाय में पैसे लगाए हैं, उसे हम कहते हैं प्रोपराइटर या मालिक। अब बात आती है कि पूंजी क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल क्या होगी कि आपने जब अपना व्यवसाय शुरू किया तो उस समय जो भी नगद, माल या संपत्ति लगाई, उन सब का जो योग होगा वो हमारी कहलाएगी पूंजी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक व्यवसाय शुरू किया, आप अपने घर से 50,000 रुपये नगद लेकर आए हो, आपके पास कुछ संपत्ति घर पे रखी हुई थी जो आपके बिजनेस में काम आ रही है, वो ऐसा कोई सामान 30,000 रुपये का था और आपने लाकर अपनी दुकान में रख दिया और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल पूंजी कहलाएगी वो कहलाएगी 80,000 रुपये। 50,000 जो हमने नगद लगाए हैं और 30,000 वो जो हमने संपत्ति लगाई है। तो पूंजी क्या होगी कि जब आप व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हो, व्यवसाय को शुरू कर रहे हो, उस समय जो भी नगद, माल या संपत्ति लगाई जाती है वो हमारी कहलाएगी पूंजी। एक शब्द इसमें आता है गुड्स, जिसे हम कहते हैं माल। माल क्या होगा? वो वस्तु जिस चीज का व्यवसाय करते हो, जिस चीज की आप ट्रेडिंग करते हो, वो हमारे लिए कहलाएगा माल। मान लीजिए कि आपकी परचूनी की दुकान है, तो परचून से संबंधित जो भी सामान होगा वो सारा हमारा कहलाएगा माल। आपने कपड़ों का व्यवसाय किया हुआ है, तो कपड़ों से संबंधित जो भी सामान होगा वो सारा सर हमारा कहलाएगा माल, जिसे हम कहते हैं गुड्स। एक शब्द होता है हमारा असेट्स, जिसे हम कहते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? ऐसी कोई भी वस्तु जिस पर हमारा स्वामित्व हो, हमारा मालिकाना हक हो, उसे हम कहते हैं संपत्ति। जिसे आप ये कह सको कि ये तो मेरी है, वो हमारी कहलाएगी संपत्ति। इस संपत्ति को हमने दो भागों में बांटा। एक तो हमारी कहलाती है फिक्स्ड एसेट्स, जिसे हम कहते हैं स्थायी संपत्ति। व्यवसाय की वो संपत्ति जो व्यवसाय में लंबे समय तक स्थिर रहेगी, बहुत लंबे टाइम तक हमारे पास अवेलेबल रहेगी, फिक्स रहेगी, वो हमारी कहलाएगी फिक्स एसेट्स। जिसे मान लो आपने दुकान में फर्नीचर लगवा रखा है, या इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करा रखी है, या आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, या आपने कोई उपकरण ला रखे, इक्विपमेंट ला रखे हैं, या कोई टूल्स वगैरह है, आपके पास कोई मशीन वगैरह है, वो सब हमारी कहलाती है फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति।
और एक होती है हमारी करंट असेट्स, चालू संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो समय समय पे परिवर्तित होती रहे, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, वो हमारी कहलाएगी चालू संपत्ति। जैसे आपके पास नगद है, आपने किसी को भुगतान किया तो पैसे कम हो गए, आपको भुगतान प्राप्त हुआ तो पैसे बढ़ गए, वो हमारी कहलाएगी करंट असेट्स। ऐसे आपके बैंक में पैसे जमा हैं, या आपके पास स्टॉक है, सामान खरीदा तो बढ़ गया, बेचा तो कम हो गया, आपके देनदार हैं, ये सब क्या कहलाएंगे हमारी चालू संपत्तियां, जो समय समय पे परिवर्तित होती रहे। इन संपत्तियों को हमने दो अलग तरीके से और भी विभाजित किया है, अलग प्रकार से और बांटा है। एक तो होता है हमारे टेंजिबल असेट्स, जिन्हें हम कहते हैं दृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारी फिक्स असेट्स और करंट असेट्स थी, फर्नीचर, नगद, मशीन, स्टॉक, ये सब क्या कहलाएगी हमारी दृश्य संपत्तियां, टेंजिबल असेट्स। और दूसरा होता है हमारा इंटेंजिबल, अदृश्य संपत्ति, जो हमारी संपत्ति तो है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति। गुडविल क्या होती है, जिसे हम कहते हैं ख्याति, प्रसिद्धि, नाम। पेटेंट की आप कोई ऐसा सामान बना रहे हो जो यूनिक है और आप चाहते हो कि आपके बिना परमिशन कोई और ना बनाए, उसका पेटेंट करा सकते हो। कॉपीराइट भी ऐसी होगा। ट्रेडमार्क होता है कि हमने जो व्यवसाय कर रखा है उस व्यवसाय के नाम को रजिस्टर्ड कराना है कि हमारे नाम से कोई दूसरा काम में ना ले हमारे नाम को, वो सब हमारी कहलाएगी अदृश्य संपत्तियां। ऐसे एक शब्द होता है हमारा लायबिलिटी, जिसे हम कहते हैं दायित्व। दायित्व क्या होता है, ऐसी कोई भी देनदारी जिसका भुगतान हमें करना हो, जो हमें चुकाना पड़े, वो हमारे दायित्व कहलाएंगे। अब दायित्व को भी हमने दो भागों में बांट रखा है। एक तो होता है हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसे हम कहते हैं अल्पकालीन दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हम अल्प समय में करेंगे, अधिकतम 1 साल या 2 साल के अंदर जिनका भुगतान करना पड़े, वो हमारे कहलाएंगे अल्पकालीन दायित्व। जैसे कोई लेनदार है या हमारे कोई अल्पकालीन ऋण है, आपने 1 साल के लिए कोई लोन ले लिया, वो सब हमारे कहलाएंगे अल्पकालीन दायित्व। और एक होता है हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिन्हें हम कहते हैं दीर्घकालीन दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हम लंबी समय अवधि में कर सकते हो, वो हमारे कहलाएंगे दीर्घकालीन दायित्व। जैसे मान लो कि आपने कोई लॉन्ग टर्म का लोन ले रखा है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो हमारी कहलाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक शब्द हमारा होता है डेब्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं देनदार। देनदार वो व्यक्ति होता है जिससे हम पैसे मांगते हैं, और पैसे कब मांगेंगे कि उसको हमने उधार सामान बेचा है। तो हम सीधे भाषा में ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उधार सामान बेचा गया है वो हमारा कहलाएगा देनदार। कोई भी राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे देनदार। अब देनदार हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे गुड, अच्छे देनदार, वो व्यक्ति जो बिना मांगे आपको पैसे दे जाए, वो तो हमारे कहलाएंगे अच्छे देनदार। एक होता है डाउटफुल, जिन्हें हम कहते हैं संदिग्ध देनदार, जो सिर्फ तारीख लगा रहे होते हैं, सब आज दे देंगे, कल देंगे या परसों देंगे, वो हमारे कहलाएंगे डाउटफुल डेब्टर्स। और एक होता है हमारे बैड डेब्टर्स, ऐसे दायित्व, ऐसे देनदार जिन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, जिनके पास पैसे है ही नहीं, वो हमारे कहलाएंगे बैड डेब्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं डूबत ऋण। क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक शब्द हमारा होता है क्रेडिटर्स, जिन्हें हम कहते हैं लेनदार। वह व्यक्ति जिससे हमने उधार माल खरीदा हो, हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो हमसे पैसे मांगता होगा, वो हमारा कहलाएगा लेनदार। एक होता है हमारा क्रय। क्रय होता है माल का खरीदना। माल क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया अभी कि व्यवसाय में जिस चीज का व्यवसाय कर रहे हो, वो जो वस्तु है वो हमारा माल कहलाएगा। अब आपने वो सामान खरीदा है, चाहे नगद खरीदा हो या फिर उधार खरीदा हो, उसे हम कहते हैं क्रय, परचेज। एक होता है हमारा परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। जो माल हमने खरीदा वो माल हमने वापस लौटा दिया, वो हमारा कहलाएगा परचेज रिटर्न। एक होता है हमारा सेल्स, विक्रय, माल का बेचना, चाहे आपने उधार बेचा हो चाहे आपने वो नगद बेचा हो, माल बेच दिया तो हमारा कहलाएगा सेल्स। एक होता है हमारा सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, बेचे हुए माल का वापस आना। आपने चाहे नगद बेचा हो चाहे आपने वो उधार बेचा हो, माल बेचा था और वो किसी कारण से वापस आ गया। वापस आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, कि हमने कोई टूटा फूटा माल बेच दिया हो या फिर कोई सामान एक्स्ट्रा भेज दिया हो, जिसको जरूरत नहीं थी हमने वो सामान भेज दिया, तो हमारे पास वापस आ जाएगा, वो हमारा कहलाएगा सेल्स रिटर्न। एक होता है हमारा ड्रॉइंग, जिसे हम कहते हैं आहरण। आहरण क्या होता है कि आपने निजी उपयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने व्यवसाय में से कोई भी वस्तु ले ली हो या कोई माल लिया हो या कोई पैसे निकाले हो, वो हमारा कहलाएगा आहरण। जैसे मान लीजिए कि आपकी परचूनी की दुकान है और आपने घर के उपयोग के लिए परचूनी का सामान निकाल लिया, वो हमारा कहलाएगा आहरण। आपने नगद पैसे निकाल लिए, वो हमारा कहलाएगा आहरण। साथ ही यदि मान लो कि आपने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है
और अपने इंश्योरेंस की किस्त आप व्यवसाय में से चुका रहे हो तो वो भी हमारा आहरण माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। तो जो भी आप निजी उपयोग के लिए सामान या पैसे निकालोगे वो हमारा कहलाएगा आहरण। एक होता है व्यवसाय एक्सपेंस। व्यवसाय में किसको शामिल करेंगे हम? जो हमारे व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, जिसको करके हम कुछ रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो, वो हमारे कहलाएंगे व्यवसाय में एक्सपेंस। जैसे मान लो कि हमने दुकान किराए पे ली हुई है, तो दुकान का किराया टाइम पे पेमेंट करना जरूरी है, वो हमारा कहलाएगा एक्सपेंस। हमने दुकान पे एक लड़का रखा हुआ है, उस लड़के की सैलरी टाइम पे देना जरूरी है, वो हमारे कहलाएंगे एक्सपेंस। तो ऐसे खर्चे जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, वो हमारे कहलाएंगे एक्सपेंस। एक होता है आय, इनकम। आपने जो व्यवसाय किया हुआ है, उस व्यवसाय के द्वारा आपने कोई भी इनकम जनरेट की हो, आय प्राप्त की हो, वो हमारे कहलाएगी इनकम। सिर्फ जो व्यवसाय से प्राप्त की गई हो वो हमारी आएगी इनकम, आय। एक शब्द होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी। जैसे मान लो कि कोई सामान 1000 रुपए का है और आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि वो सामान आपको 900 रुपए में मिल रहा है, तो जो 100 रुपए का अंतर होगा वो हमारा कहलाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट क्या होती है? इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट का, वो ये होता है कि हमारी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो, हम ये चाहते हैं हमारा माल ज्यादा से ज्यादा बिके, तब देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, जो किसी भी वस्तु या पैसे के रूप में हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि 2 के साथ एक सामान फ्री, या आपको एक ही कहा गया कि 2000 का सामान खरीदो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस टाइम हम ये सोचते हैं यार मेरे को 2 सामान तो चाहिए, तो एक और ले लेते फ्री मिल जाएगा, या मैंने 1800 का सामान तो ले लिया, 200 का और ले लो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, वो हमारा कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट, कुल बिक्री बढ़ाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा लेखांकन की बहियों में नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा हमारा आता है कैश डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं नगद छूट। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारी बिक्री ज्यादा से ज्यादा नगद में हो, तब देते हैं हम कैश डिस्काउंट। और जो नगद डिस्काउंट दिया जाएगा वो नगद वाली राशि पर ही दिया जाएगा, और जिसका लेखा हमें लेखांकन की बहियों में करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। डिस्काउंट कब देंगे कैश वाला? कि आपको भुगतान जो प्राप्त हो रहा है, फिर आप भुगतान कर रहे हो, वो नगद में कर रहे हो, तो उस समय जो डिस्काउंट आपको मिला वो मिलेगा कैश डिस्काउंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? उद्देश्य क्या होता है कि हम चाहते हैं हमारी बिक्री ज्यादा से ज्यादा नगद में हो, तब हम देते हैं नगद डिस्काउंट, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका लेखा लेखांकन की बहियों में किया जाएगा, जबकि ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं किया जाता है। एक शब्द होता है हमारा बैड डेब्ट्स, जिसे हम कहते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण क्या होता है? कि ऐसे देनदार जिनसे पैसे वसूल नहीं किए जा सकते, जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया सब पैसे तो है ही नहीं, वो हमारे कहलाएंगे बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, जिनसे पैसे वसूल नहीं किए जा सकते। एक शब्द होता है हमारा इंसॉल्वेंट, जिसे हम कहते हैं दिवालिया। दिवालिया क्या होता है? वो व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं है, जो अपने देनदारी नहीं चुका सकता, वो हमारे कहलाएंगे इंसॉल्वेंट, दिवालिया। आपने नाम कई बार सुना होगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कई बार क्या है कि अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए अपने आप को दिवालिया घोषित करवा देते हैं कोर्ट के द्वारा। उससे क्या होता है कि उनको ये फायदा मिल जाता है कि मांगने वालों से पैसे वो नहीं मांगेंगे, तो वो हमारे कहलाएंगे दिवालिया। जिन्होंने ये कह दिया सब पैसे हमारे पास है नहीं, हम तो नहीं दे सकते, वो हमारे कहलाएंगे दिवालिया। एक शब्द होता है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि टर्नओवर से मतलब क्या होता है। आप किसी भी एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर कुल सेल्स जो करते हो, कुल बिक्री जो करते हो, वो हमारा कहलाएगा टर्नओवर। आपने एक महीने के अंदर कितने का माल बेचा, वो आपका एक महीने का टर्नओवर होगा। आपने 6 महीने में कितने का माल बेचा, वो आपका 6 महीने का टर्नओवर होगा। और आपने पूरे साल भर में कितने रुपए का माल बेचा है, कुल बिक्री कितनी की है, वो आपका कहलाएगा टर्नओवर। तो सीधी भाषा में हम क्या कहेंगे? कुल बिक्री को हम क्या कहते हैं? टर्नओवर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक शब्द होता है हमारा वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर वो एक कागज है, वो एक लेख दस्तावेज है, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम व्यावसायिक लेन देनों में लेखे को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारा कहलाता है वाउचर। जैसे हमारा सेल्स का वाउचर आएगा कि हमने माल बेचा, उसके हिसाब से हम अपने बुक में लिखेंगे, वो हमारा कहलाएगा सेल्स वाउचर। परचेज वाउचर,
कि हमने माल बेचा है, खरीदा है, तो उसका जो बिल आएगा वो हमारा परचेज वाउचर कहलाएगा। पेमेंट वाउचर भी आएगा कि हमने किसी को भुगतान किया है, तो हमारे कहलाते हैं वाउचर, जिसके आधार पर हम व्यावसायिक लेन देनों को लिखेंगे। अब ये हमारे कुछ शब्द थे जो हमारे लेखांकन में हमारे सामने आते हैं। इन शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप आगे लेखांकन कर पाओगे, तभी आप आगे लेखांकन की एंट्री कर पाओगे। यदि आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो इसको आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज में आपको समस्या हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू।